what will be the projection of vector A I cap plus j cap plus k cap on vector B that is I cap plus j cap। आसान शब्दों में बात करें तो है क्या यहाँ पे कि एक वेक्टर है, उसका प्रोजेक्शन निकालना है दूसरे वेक्टर पे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि नीड नहीं पड़ेगी। ऐसे ही ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बट बेसिक क्लियर होना चाहिए प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। ये हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज करिए ए वेक्टर, और हमें इसका प्रोजेक्शन निकालना है किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग। प्रोजेक्शन कहना यहाँ पर उतना ठीक नहीं रहेगा, कंपोनेंट बोलना चाहिए, बट हम भावनाओं को समझेंगे क्योंकि जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पे सारे ही ऑप्शन में कहीं मैग्नीट्यूड तो लिखा नहीं है, यहाँ पर हर जगह वेक्टर लिखा है। मतलब प्रोजेक्शन निकालना है, वेक्टर वाला प्रोजेक्शन निकालना है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वेक्टर प्रोजेक्शन, और इसी को आप कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो इस बाल्की काल में हम न जाते हुए कॉन्सेप्ट पर आएंगे कि एक वेक्टर गिवन है और हमें इस वेक्टर का वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है या ओनली प्रोजेक्शन निकालना है, एक कंपोनेंट निकालना है बी वेक्टर पे। तो मीनिंग क्या होता है प्रोजेक्शन का या कंपोनेंट का? मीनिंग ये होता है कि हमको ओ से ए तक जाना है तो ओ ए वेक्टर मिलेगा, लेकिन अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना है तो हम ओ से ए डायरेक्टली नहीं जाएंगे, पहले हम बी के अलोंग जाएंगे। तो बी के अलोंग कितना जाना पड़ेगा ये आपकी मर्जी, आप चाहे जितना चले जाइए, लेकिन इतना जाइए कि आपको आफ्टर ऑल ए पे भी आना है। ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे अगर आएंगे तो ये एंगल 90 नहीं आया। यहाँ पर आप ओ से जब बी के अलोंग मोशन करिए तो इतना कि आप जस्ट ए के नीचे आ जाइए और फिर आप वर्टिकल डायरेक्शन में चले जाइए। तो अब आपका ये जो ओ ए वेक्टर है ये दो वेक्टर से मिलके बना हुआ माना जा सकता है, एक है ओ एम और दूसरा है एम ए। तो यहाँ जो ओ एम है ये इस ओ ए का ही तो कंपोनेंट है। किसकी डायरेक्शन में है? ये ओ बी की डायरेक्शन में है और यही निकालना है। और दूसरा जो आपका ये एम ए है ये क्या है? ये भी ओ ए का ही कंपोनेंट है, लेकिन ये ओ बी के अलोंग नहीं है, उसके परपेंडिकुलर है। मतलब थ्योरी ये कहती है कि कोई भी वेक्टर तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक किया जा सकता है। एक गिवन वेक्टर के अलोंग होगा तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को देखिए, ये इतनी सुंदर है कि हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। आई कैप प्लस जे कैप ये दिया है और ए का जो वेक्टर का वैल्यू है वो है आई प्लस जे प्लस के। तो आप यहाँ पर ए वेक्टर को लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, लेकिन आई कैप प्लस जे कैप ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए। उससे कोई बेनिफिट होगा क्या? उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट ये तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर एक ये वाला और एक ये वाला इनके टोटल से बना है, इनके सम से बना है। ए वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, यू कैन से पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर, जहाँ पे पी वेक्टर की जो वैल्यू है वो आई कैप प्लस जे कैप के बराबर है और क्यू वेक्टर की जो वैल्यू है वो के कैप के बराबर है। हम किसी भी वेक्टर को दो पार्ट में मान सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही किया है, लेकिन हर बार ऐसा थोड़े ना होगा जैसा यहाँ होने वाला है। यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ पे ये जो दो पार्ट्स हैं ये इस वेक्टर के कंपोनेंट भी हैं और ये वाला जो है आई प्लस जे, ये जो आई प्लस जे है ये बी के ही अलोंग है, इटसेल्फ बी वेक्टर इटसेल्फ पी वेक्टर के ही बराबर है। तो यहाँ पर जो आपका ओ एम वेक्टर होगा इसकी जो वैल्यू होगी आई प्लस जे होगा, जो कि अलोंग दी ओ बी है या इटसेल्फ ओ बी है, और दूसरा जो ए एम होगा दैट विल बी के कैप होगा। तो यहाँ पर पूछा है इन्होंने कि इस वेक्टर का बी के अलोंग कंपोनेंट बताइए, तो बी इटसेल्फ इस वेक्टर का एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पर आंसर आई प्लस जे यही आएगा।